तवक्कुआत के बग़ैर ज़िंदगी बिल्कुल बेमानी है। आपकी तवक्कुआत ज़िंदगी से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फ़ैसलों से इंसान यकीनन रिस्क लेता है, लेकिन रिस्क के बाद उसकी उम्मीद यही होती है कि उसको कई गुना ज़्यादा इसका जो रिवॉर्ड है वो ज़रूर मिलेगा। आज ज़रा बात करते हैं कि अगर फ़ैमिली आपसे तवक्कुआत लगाता है, जैसे आप देखें ना कि घर में अगर कोई होनहार शख़्स होता है और आपके हालात नरम गरम हैं, आप एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक बच्चे की अच्छी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर आपको लगता है कि ये हमारे हमारे ख़ानदान की किस्मत बदल देगा, हमारे लाइफ़स्टाइल को बदल देगा। इसी तरह अगर एक बेटी की शादी किसी अच्छी जगह हो जाती है, तो फिर बाकी तमाम लोगों की आस बन जाती है कि अगर छोटी बहनें हैं तो उनकी भी ज़िंदगियाँ संवर जाएँगी, बिकॉज़ एक नया रास्ता, एक नया दरवाज़ा खुल गया है। कभी कभार इंसान की यही तवक्कुआत, यही ख्वाहिशें उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं और इनको लिव अप करना, इनको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी आप देखेंगे कि कई कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं या जो बहुत होनहार लोग होते हैं, वो ज़िंदगी की रेस हार जाते हैं। वो क्लास में तो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं या अव्वल नंबर पे आते हैं, लेकिन जब वो उस एकेडमिक मैदान से बाहर निकलते हैं तो वो ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस होती है। इसकी क्या वजह है? कौन से ऐसे प्रेशर्स हैं हमारी सोसाइटी के, हमारी फैमिलीज़ के, कि वो बजाय हमें मोटिवेट करने के, हमें डीमोटिवेट करते हैं? आइए ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं आफ़रीन ख़ान मेरे स्टूडियो में, जो कि एक लीडरशिप और एजुकेशनल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आफ़रीन आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नवाज़ुल हुदा। आप एक रीजनल प्लानर हैं, रिसर्च से आपका ताल्लुक़ है और यकीनन इलेक्शंस के दिनों में हम आपसे काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू करते रहे कि सोसाइटल और एंथ्रोपोलॉजिकल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो हमें क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रबाब सईद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हैं। आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रबाब, अगर आपसे शुरू करूं, बतौर माहिर नफ्सियात, एक डिज़ायर या एक्सपेक्टेशन को आपकी साइंस या आपकी जो फील्ड है वो कैसे देखती है? एक इंसान के अंदर एक्सपेक्टेशन कैसे पैदा होती है और वो उस एक्सपेक्टेशन को निभाने के लिए अपने आप से और दूसरों से क्या तवक्को रखता है? एक्सपेक्टेशन किस तरीके से और क्या वजूहात होती हैं कि एक्सपेक्टेशन पैदा होती है। सो एक्सपेक्टेशंस कुछ इस तरीके से जहाँ पे जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और लगाव ज़्यादा होता है और इमोशनल कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम्म, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली एक इंसान दूसरे इंडिविजुअल के साथ अटैच कर लेता है। हम्म, जो अटैचमेंट्स और ये चीज़ है जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशन चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अ, इंसान को ये समझना चाहिए कि आई एम अ इंडिविजुअल और एज अ इंडिविजुअल मेरी अपनी एक बिल्कुल। पर्सनैलिटी है। रबाब, जो इसको भी जो है ना आपकी हम मिसाल जी, से समझने की कोशिश करते हैं ताकि जी, व्यूअर्स के लिए आसान हो जाए। कुछ जी, एक्सपेक्टेशंस हमारी इंडिविजुअल होती हैं, कुछ माशरा या सोसाइटी हमें सिखाती है। सबसे पहले बिल्कुल। आफ़रीन जी आपके पास आना चाहूँगी, जैसे घर के बेटे से ये तवक्को होती है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। ये एक्सपेक्टेशन आज के दौर में रखना सही है, गलत है और इसकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं? A brilliant question. I think expectations right from the start, because वो एक foundation होती है, and looking up to the boy, right from the childhood. तो right from the childhood वो एक manifestation उसके अंदर embed कर दी जाती है, not only from the parents, also from the great grandparents या people around in the society and even in the family. तो first of all, we need to change this mindset. It's the problem, एक generational gap है, and it needs to be addressed, because first of all you बिल्कुल। need to see and वी witness. आई थिंक वी आर जंपिंग टू द सॉल्यूशंस। पहले ज़रा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं ना। नवाज़ साहब, आप क्या कहेंगे कि लड़के के ऊपर इन्वेस्ट करना, मिसाल के तौर पे उसको अपने घर की बेटियों से बेहतर एजुकेशन दी जाती है, खाने में, छूट में, आज़ादी में, सब चीज़ों में एक हम देखते हैं कि अलग उसके साथ एक रवैया इख्तियार किया जाता है। सिर्फ़ ये सोचकर कि एक ट्रांज़ैक्शन है ना, बच्चे को फैलाएँगे, पढ़ाएँगे, उसको अच्छी मोहब्बत देंगे, तो ये बुढ़ापे में हमारा ख़्याल रखेगा। ये तवक्को, ये एक्सपेक्टेशन आपके ख़्याल में प्रॉब्लमैटिक है? बहुत शुक्रिया सिद्रा। सबसे पहले तो टॉपिक आपका बड़ा ज़बरदस्त है
और सेकंड ये कि जो इसमें अगर हम गौर करें तो सारा मसला ये है कि हमने एक वन साइड होकर हम सोचते हैं कि अब पेरेंट्स जो सिर्फ लड़के को ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस देखें तो इस वक्त लड़कों से ज़्यादा अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो लड़कियों की है और उन पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो यकीनन हर एक चाहता है कि वो अपने जो आखिरी अयाम है, जो फैमिली हेड है, तो जो उसने मेहनत की है, जो खानदान बनाया है, वो खानदान उसे रिवॉर्ड के तौर पर उसके आखिरी अयाम में उसे एक्सेप्ट करे। तो मेरे अपने हिसाब से तो ये इन्वेस्टमेंट दोनों साइड चल रही है। और रिसेंट अगर हम डेटा देखें तो इस वक्त खवातीन सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है बनिस्बत जो है वो उसके मेल के। तो इसलिए अगर अब जो समझदार वालिदैन हैं तो उनका फोकस यही है कि यार बच्चियां जो है उन पर ज्यादा मेहनत की जाए और ये ज्यादा सिंसियर होती हैं। अच्छा, मैं ना मुख्तलिफ आप लोगों को सिचुएशंस देती रहूँगी क्योंकि मुझे कई दफ़ा फीडबैक मिलती है कि सिद्रा हम फ़लसफ़े से या टेक्स्ट बुक नॉलेज से नहीं समझ पाते, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि हर इस तरह की एक्सपेक्टेशन सुनने के बाद आपका क्या रद्द अमल होता है और आपके ख्याल में किस तरह हमारी सोसाइटी उसको लेकर चलती है। एक और एक्सपेक्टेशन कि घर बसाना या घर के अगर घरेलू मुख्तलिफ अनबन हो जाए, इख्तलाफात हों, तो कॉम्प्रोमाइज़ या सबसे ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा करना लड़की का ही काम है। आफरीन, ये मैं आपके पास आना चाहूँगी कि घर बसाने के लिए औरत को ही कुर्बानी देनी है, ये भी हमारे माशरे की एक्सपेक्टेशन है। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? I would love to answer this because ये एक ऐसा hoax है because it's a two-way traffic. Why expectations are only put up for females in the society? Because एक ही का input is not sufficient. जितना role एक female का है towards the development and sustainability of the family, उतना ही role एक male का भी है. It's a dialogue. It's an open communication between the two partners to have a successful and an amazing family. Not only for themselves, also for the betterment of the children. लेकिन जो हमारे वही बात है ना कि जो जेंडर रोल्स डिफाइंड और चले आ रहे हैं, जब आप क्या कहेंगी? हमारे यहाँ समझा जाता है कि जी मर्द तो हो सकता है गुस्सा भी करे, उसको जल्दी गुस्सा आ जाएगा, वो थोड़ा शक भी करेगा, ही कैन हैव टेंडेंसीज ऑफ बीइंग पोजेसिव एंड एग्रेसिव। लेकिन इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना, एटलीस्ट हमारे माशरे की तवक्को ये है, हमारी फैमिली की तवक्को ये है कि लड़की या खातून ही इसको बर्दाश्त करे। इसके नेगेटिव असरात क्या होते हैं आपके ख्याल में? इसके सबसे ज़्यादा नेगेटिव असरात ये होते हैं कि औरत के अंदर जो खुद एतमादी और कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म होता जाता है। जब एक बच्ची अपने घर में ये रवैया देखती है अपनी माँ के साथ और घर की और ख़वातीन के साथ, तो कल को वो भी अपने लिए शायद जो है वो आवाज़ ना उठा सके, या कोई भी अगर चीज़ गलत होती है तो उसके माइंड में यही होता है, या उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी इसी तरीके से क्रिएट हुई होती है कि औरत का काम कॉम्प्रोमाइज़ करना, और वो अगर ऊंची आवाज़ में बात करे तो वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मर्द हैं और वो कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर आप ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर ये अब भी होती रहेगी, पहले बहुत ज़्यादा थी जब माहौल कुछ इस तरह का था, जब मर्द जो था ही वॉज ओनली द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस और उसको इस वजह से वेटेज दी जाती थी। अब चीज़ें मुख्तलिफ होने लगी हैं, औरत और मर्द का रोल कहीं ना कहीं बहुत हद तक इक्वली कंट्रीब्यूशन है। इसी वजह से बहुत ज़रूरी है कि औरत और मर्द उसको एज अ इंडिविजुअल लिया जाए, बजाय कि औरत है तो वो कॉम्प्रोमाइज और मर्द है तो वो उसका एक अपर है। अभी भी हमारे माशरे के बहुत सारे तबके ऐसे हैं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस या इतनी औरत के पास खुद मुख्तारी नहीं आई है। नवाज साहब, आप क्या कहेंगे कि जैसे अगर मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स, अजला, गांव देहात के इलाके जो सेकंड टियर या जहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल सोच पाई जाती है, वहाँ पे भी मैं देखती हूँ कि मर्द अपनी मर्ज़ी का इजहार कर सकते हैं, बेशक वो शादी का मामला हो। उनके मामले में अगर वो गैर बिरादरी से या गैर ज़ात से भी लड़की से शादी करना चाहते हैं, अगर उनकी पसंद है तो कहीं ना कहीं उनको ये एक्सेप्टेंस मिल जाती है। ऑन दी अदर हैंड, खातून के लिए अभी भी ये एक ममनू सोच है और उससे कहा जाता है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है और उसके घर के बड़े या उसकी बिरादरी उसके लिए बेहतर सोच सकती है। तो इस तवक्को में, इस फैमिली प्रेशर में तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल यूँ नहीं है कि वन वे ट्रैफिक है।
जैसे मैंने जितने भी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट किया है, तो मैंने तो वहाँ पे डिफरेंट माहौल देखा है कि ख़वातीन जो है बड़ी इम्पावर होती हैं, जो जिनकी शादी हो जाती है, और बतौर इंडिविजुअल फैमिली, और शादी होने के बाद तो उनकी पहली डिमांड ये होती है कि तुम अपने माँ बाप से मुझे अलग रखो, अलग करो। हाँ। तो ये चीज़ें तो वहाँ पे ज़्यादा है बनस्बत हम अर्बन साइड पे देखें यहाँ पर। ठीक है। अच्छा सिद्रा, और सबसे जो अहम तीन बात है कि सारा मामला जो है ये पावर का है। पावर ऐसी चीज़ है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास ताकत हो, कुव्वत हो, और उसके नतीजे में ये तो समझता है कि मुझे एक नुमाया होता हूँ या होती हूँ मुख्तलिफ जगहों पर। तो जिस फैमिली के अंदर एक तवाजुन हो, वहाँ जो पेरेंट्स होते हैं, सारे के जो हेड है उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपने घर का हेड हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए कि मैं किसी के साथ ज्यादती ना करूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे जो हैं वो भी ऐसा नहीं करेंगे। तो जो मैं माहौल से फराहम करूंगा वही कुछ वो एब्सोल्युटली। आपने बड़ी अच्छी बात की कि शायद हम शहरों में जब रहते हैं तो हमने जो अपने जहन में खाका बनाया है देही ज़िंदगी का और इस तरह के अज़ला का, वो भी शायद डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। पहले ज़माने में कहा जाता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनेगा, और ये एटलीस्ट आपकी पहली औलाद से आपकी तवक्को होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई है और हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे अगर यूथ की बात की जाए तो उनको एम्पावर किया जा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। कुछ मामलात में हम अभी भी ऐसा लगता है उसी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं। आफरीन जी, ख़ास तौर पे जो फैमिली साइज़ है, पहले ये प्रेशर होता है यंग कपल्स के ऊपर, यूथ के ऊपर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि जल्दी शादी कर ली जाए। एक राइट एज है शादी करने की, और शादी होने की देर नहीं होती कि उसके बाद उन पर ये प्रेशर होता है कि फैमिली बनाई जाए, गुड न्यूज़ कब आ रही है। ये जो गुड न्यूज़ है, इसके लिए आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये जो यंग कपल्स हैं ये तैयार भी होते हैं या उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है? Absolutely. Being myself in the same shoes, I can, vouch for this situation. एक तो प्रेशर नॉट ओनली सोसाइटी का होता है, इट्स स्ट्रेट अप फ्रॉम योर फैमिली एज वेल, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज I feel if the couple is ready to have a child, so they are the best decision makers in this regard to think about it, because at the same time financial stability is very very important. And soon after, even if they get married, अगर शादी भी हो जाती है, अगर उन्होंने फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर ली या और फॉर एनी अदर रीजन दे आर मैरिड, सो आई थिंक they should take time, think about it, plan it actively, because the situation in which we are prevailing right now, ये एक बहुत grave situation है in terms of everything, where with every new step things are evolving. So right decision and the power of decision making is of course within अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी नवाज साहब। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि ये नारा लगाया जाए तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ख़वातीन को अक्सर ये लगता है कि उनकी ज़िंदगियों, उनके फ़ैसलों और यहाँ तक कि उनकी अपनी ज़ात, अपने जिस्म के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। इसके फ़ैसले फैमिलीज़ लेती हैं, दूसरे लोग उनके लिए लेते हैं। कब डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा ट्रीटमेंट कराना है, सर्जरी करा सकते हैं, नहीं करा सकते, डॉक्टर तो ऐसी ही बातें कहते हैं। ये सारी चीज़ें ख़वातीन सुनती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रिवाज भी है कि अपने हेल्थ मैटर्स को वो सेकेंडरी समझती हैं, उसको प्रायोरिटाइज भी नहीं करती। क्या आपको लगता है कि माशरे की ये तवक्को बदल रही है? जी जी, बिल्कुल बदल रही है। और देखें, सबसे पहले जब हम माशरे की बात करते हैं तो माशरे के अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं कि यार माशरा हमारा आया कि बैलेंस माशरा है या इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि चीज़ें जो हैं वो क्लासिफाई हो रही हैं मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज के अंदर। तो हम तो एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो मेरे अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को जो है अगर आप कैटेगराइज कर लें तो फिर ज्यादा बेहतर तौर पर आपके सामने डेटा आ सकता है। मिडिल एंड लोअर तबकों की तरफ देखती हूँ जहाँ आमदन कम है, आगाही कम है, मुझे वहाँ ज़्यादा ये अभाम लगता है कि खातून को एक तो कुर्बानी देने को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि अगर तुम माँ हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी ही है। अगर घर में पैसे कम है, 3 लोगों का इलाज होना है, तो खातून कहती है कि जी मेरा इलाज बाद में होगा, पहले किसी और का इलाज हो जाए। तो आप समझते हैं कि मिडिल एंड लोअर क्लासेस में क्या इस सोच में तब्दीली आ रही है? देखिए, मेरे अपने हिसाब से कि इन दोनों क्लासेस के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बिल्कुल भी नहीं है। और अभी भी सबसे ज़्यादा इन क्लासेस के अंदर ख़वातीन ही हैं जो
अपने आपको बतौर एक एसआर के तौर पर पेश करती हैं कि भाई दूसरों सारे अपने काम कर लो, हम बाद में देख लेंगे, जो भी हम हालात हैं, दर्द है, दुख है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। यहाँ पे ये ग्रोथ बहुत ही स्लो है इन दोनों और क्लासों अपने में। यहाँ तक कि जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं उसको रिपोर्ट भी नहीं करती हैं, और बिल्कुल ये ऐसा आपको ही, कई जगह नजर आएगा। बिल्कुल यानी ऐसा ही। छाती का सरतान देखें, आपके पास हाईएस्ट रेट है, ख़वातीन में अब बढ़ते हुए अमराज क़ल्ब हैं, शुगर की बीमारी है, जोड़ों का दर्द है। वो यही वजह होती है कि साल की निगलेक्ट है, मैल बिल्कुल, न्यूट्रिशन है, बिल्कुल। जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। आप क्यों समझती हैं रबाब के हमारे यहाँ माँ, ख़ास तौर पे एक खातून जब माँ बन जाती है तो उसकी कुर्बानी देने को उसको इनकरेज किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है कि जी माँ का तो काम है कि वो बच्चे के लिए रात रात भर जागे और अपने को भूल के बच्चे की खिदमत करे, घर की खिदमत करे। ये अनड्यू प्रेशर कब तक रहेगा? ये अनड्यू प्रेशर जो था ये बहुत अरसे से है, और इसको शायद डेकेड्स, बल्कि कई जो है ना वो सदी से भी ज़्यादा अगर कहें तो ये है, और कई जनरेशन से चला आ रहा है, अब भी है। इसको ग्लोरीफाई इसलिए भी किया जाता है ताकि औरत इस चीज़ को अपने ऊपर कोई सप्रेस्ड, या कोई उसको ऐसा ना लगे कि उसके ऊपर बड़ा ऑपरेशन या कोई ये जुल्म है, या उसको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या ये कुछ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। सो जितना ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, जितना ज़्यादा वो अपने आप को निगलेक्ट करेगी, जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगी, इतना ही उसको ग्लोरीफाई किया जाता है और समझा जाता है कि हाँ, हमारी सिंपथीज़ आपके साथ हैं और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं। तो कुछ ना सही तो एक दिल को हौसला हो जाता है कि हाँ, एक एक्सेप्टेंस, एक एक्नॉलेजमेंट मिल रही है इस सेक्रीफाइस की वजह से, जो कि हम कर रहे हैं अपनी फैमिली और सोसाइटी के लिए। लेकिन रबाब, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि सबसर्वियंस को या अपनी पसंद को पसे पुश रखने को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और एक और जो चीज़, जैसे माँ का रुतबा, और वो तो चले इस बारे में बात होती है, एक और फिनोमेना जो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाता है और सोसाइटल प्रेशर इस पर डेवलप होता है, वो है एक अच्छी औरत। कि अच्छी औरतें क्या करती हैं कि वो सारे कम तस्लीम कर देती हैं, फिर इसके अलावा वो किसी बात पे आवाज़ नहीं उठाती हैं, अच्छी औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अच्छी औरतें अपने शौहर का कहना मानती हैं, अपने भाई का कहना मानती हैं। कहीं ना कहीं जो खातून की एजेंसी है उसको ख़त्म करने को हम ग्लोरीफाई तो नहीं करते? बिल्कुल ऐसा ही है। औरत की यही चीज़ अगेन, जब आज का ज़माना, यहाँ पे जब रिसोर्सेज कम हैं और उन कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा लोगों को जो है वो अकोमोडेट करना है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला जो एक इंडिविजुअल होता है वो औरत को ही बनाया जाता है, स्पेशली जो मदर फिगर है। और फिर उसमें भी कहा जाता है कि औलाद है, बच्चे हैं, और इनकी ज़रूरतें और इनकी तालीम और इनकी, उसमें भी ज़्यादा बेटों को ये चीज़ माना जाए या ना माना जाए, कहीं न कहीं चाहते ना चाहते हुए एक सोसाइटल प्रेशर समझ लें, या फिर वही बात कि बेटा जो है वो कमा के लाएगा और वो ही इज़ द मेन द पर्सन जो कि आपकी जनरेशन को आगे लेके जा रहा है। सो उसमें देखा जाता है कि जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर खातून ही वो शख्स हैं जो कि शायद बहुत सारी चीज़ों पे खामोश हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी। इसी तरह से जिस तरह से सोशल मीडिया और इस चीज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है, जी, तो एक अच्छी औरत का जो एक इमेज और एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है वो इस वजह से भी है ताकि औरत को इस ज़माने और इस सोसाइटी के अंदर उसको उसकी लिमिट्स के अंदर, या जो एक लिमिट्स हमने एक खुद अपने शैकल्स दिमाग हम में उसके, यानी एक तरह से बेड़ियां डालते हैं उसके पैर में। वही अभी थोड़ी देर पहले जैसे नवाज साहब बात कर रहे थे कि पावर स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी माशरे में एग्जिस्ट करते हैं उसको कोई चैलेंज नहीं करना चाहता। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी मैंने अभी हाल ही में देखी और मुझे बड़ी मुझे प्रिडिक्टिव जो साइंस है उस पर बड़ा अच्छा लगता है कि डेटा माइन करके लोग ऑलरेडी फोरकास्ट कर रहे होते हैं। जब वो सच होती है तो आपको पता चलता है कि ये खतरा या ये पेशेंट गोई तो बहुत पहले से की हुई थी। मिसाल के तौर पे लोग कहते थे कि अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि वहाँ पे लोग गोश्तखोर ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं, तो लोगों ने कहा कि जी इनकी हाइट एक सर्टेन लेवल तक रहेगी। लेकिन साइंस ये प्रेडिक्ट करती थी कि लगभग इनकी हाइट में आधे फिट से लेके 1 फिट तक का इजाफा होगा। और इसको इन्होंने बैक इस तरह किया था क्योंकि कल्चरली और हिंदू मजहब के मुताबिक वहाँ पे कज़न मैरिजेस को इनकरेज नहीं किया जाता। जब आप बिरादरी से बाहर शादी करेंगे तो आपका जीन पूल बड़ा होगा और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि एवरेज हाइट
कद काठ जो लोगों का है वो बढ़ता चला जा रहा है। तभी आप अगर भारत में नॉर्मली जाके देखें तो ख़वातीन और मर्द दोनों आपको लंबे कद के नजर आएंगे। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें आप मेल न्यूट्रिशन को देख सकते हैं, कज़न मैरिज या बिरादरी में शादी करने का रिवाज है, उसकी वजह से हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजेस ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, कद काठ और लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, जेनेटिक जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग अराउंड अस। आफरीन, साइंस हमें कुछ बता रही है लेकिन सोसाइटल प्रेशर, आज भी लोग बिरादरी में या कजन्स के ही दरमियान शादी करवाना चाहते हैं। कैसे बदलें इस चीज़ को? आई थिंक स्पेशली इन पाकिस्तान इफ़ वी टॉक अबाउट, तो पाकिस्तान में तो ये बहुत ट्रेंड है राइट फ्रॉम फैमिलीज़ में, स्पेशली मदर्स अपनी डॉटर्स को, अपने बेटों को ये इनकरेज करती हैं कि भाई खाला की बेटी हो या फुप्पो के घर में शादी कर लें। आई थिंक अवेयरनेस और इसमें एक बेटे और बेटी दोनों का रोल एट द सेम टाइम बहुत अकाउंटेबल है। व्हाई? बिकॉज दे आर द वंस, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे राइट विद राइट स्टैट्स, उनसे डायलॉग करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, दिस इज़ द रीज़न ऑफ ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कज़न मैरिजेस के। जब तक हम उनके साथ बैठ के एक डायलॉग नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। अच्छा, और ये तो चले कॉन्सिक्वेंसेज मेडिकल हेल्थ, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये भी देखने में आया नवाज साहब कि बचपन से अगर आप अपने कज़न को देख रहे हैं, आपको पता है कि आपके मिजाज नहीं मिलते, आप बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन फैमिलीज़ ने किसी से सोच लिया था कि भाई घर बार को जोड़े रखने का, इनहेरिटेंस को साथ रखने का, विरासत इधर उधर ना हो जाए, बेहतरीन तरीका ये कि ये दो भाइयों के बच्चों की शादी करा दी जाए। तो इसको रेजिस्ट हम क्यों नहीं कर पा रहे एज अ माशरा? नहीं, अब तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए इसमें दो साइड है। मैंने कुछ ऐसी खवातीन को भी देखा है जो बड़ी हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन वो एक ट्राइबल सिस्टम का पार्ट है, तो बहुत प्राउडली बताती है। जैसे हम एक हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप फलां कबीले से हैं? उन्होंने कहा हाँ हम हैं, लेकिन हम वो वाले नहीं हैं, वो वाले हैं। तो बड़ा प्राउडली, यानी कि और हम कभी भी अपने ट्राइब से बाहर शादी भी नहीं करते। तो ये सिर्फ डील करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एक प्योरेस्ट सोच है ना, कि नस्ल परस्ती है एक तरह से, कि जी हम अपना प्योर ब्लड चले आ रहे हैं, हमारे खून में कहीं मिलावट नहीं हुई है, किसी और बिरादरी से कोई नहीं आया। सबका ताल्लुक क्या है? पावर के साथ। हाँ। कि अगर सोसाइटी ने आपको ओन कर रखा है, कि आपको इज्जत दे रखी है, तो चाहे मेल हो या फीमेल, मोस्टली वो चाहते हैं कि इस पावर को वो मेंटेन करें और इस सिस्टम से बाहर ना जाएं। सही। वो कोई होते हैं कि फिर वो इंसान एनवायरनमेंट का जो शिकार होता है, कोई कैसे एनवायरनमेंट में चले जाता है जहां पर वो एक ट्राइबल सिस्टम उसे नहीं मिलता, तो फिर उसकी सोच डिफरेंट हो जाती है, तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। नई सोच से अगर आप यूथ को एक्सपोज करते हैं और उनके ख्यालात में तब्दीली आ गई, या उन्होंने ऑल्टरनेटिव देखा, एक तो है ना कुएं के मेंढक वाली सिनेरियो कि आप यहीं पे रहते हैं, आपको प्रेशर फील होता है, जात बिरादरी समाज क्या कहेगा, आप उससे आगे नहीं निकलना चाहते। लेकिन आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स, इसके अलावा पेरेंट्स बल्कि इनकरेज करते थे, यार गैर में जाके लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना जरिया माश भी इख्तियार कर रहे हैं। तो जब वो डाइवर्स सोचों में, एक खुले जहन में या अपने से मुख्तलिफ कल्चर में जागते हैं, तब भी वो यही प्रेशर फील करते हैं। रबाब, यानी एक लड़की बेशक पाकिस्तान में पली बड़ी हो, जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर जाती है, तब भी वो अपने आप को उसी तरह पाबंद रखती है जो अपने माशरे की सोच है। ऐसा होता है सिद्रा, सोसाइटल प्रेशर और स्पेशली पेरेंट्स की तरफ से जो एक एक्सपेक्टेशन और वो वाला एलिमेंट हमेशा से रहता है। स्पेशली बेटियों के अगर देखा जाए तो ये चीज़ बहुत देखने में आती है कि एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि बेटियां जो हैं वो हमारी पसंद से, और अगेन अगर इसमें देखा जाए तो इंटेंशन बड़ी प्योर होती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो उसी फैमिली में जाएं जो हम उनके लिए चूज़ करें, और हमें लगता है कि हम उनके लिए सही फैसला ले सकते हैं। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंटेंशन ज़रूर प्योर है, लेकिन अगर पेरेंट्स और जो औलाद है, अगर उनकी आपस में अगर एक अच्छी बॉन्डिंग, एक कनेक्शन हो, और अगर औलाद अपने पेरेंट्स के साथ कन्वे करे, अगेन कम्युनिकेशन, जिस तरह से अभी हमारी एक और स्पीकर ने कहा कि अगर कम्युनिकेशन और बॉन्ड हो तो बहुत अच्छा होता है कि औलाद जो है वो अपने पेरेंट्स को बता सके कि एक्चुअली जो आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, हम उसी के अकॉर्डिंगली ये कदम उठाना चाहते हैं और इसमें आपको शामिल करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि तवक्कुआत
अब ज़ाती होती हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, जो कि जाने अनजाने हर इंसान सेल्फिशली मोटिवेटेड होता है। लेकिन अगर आपकी तवक्को ये है या आपकी ख्वाहिश ये है कि आपसे जुड़े हुए लोग खुश रहें, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपके वालिदैन हो या आपके बच्चे हों, तो वो आपका एक ऐसा हदफ है जिसको पाने के लिए कई मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। मसला यहाँ पे सोच के इख्तिलाफ का आता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि अपनी तवक्को को पूरा करने का एक यही रास्ता है, तो दैट इज़ व्हेन वी आर एट लॉगरहेड। अच्छा जी, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस में थोड़ा सा तफरीक या इख्तिलाफ हो तो आपको क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे घर वाले चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, लेकिन वो किसी ख़ास कैंडिडेट के ऊपर इसरार कर रहे हैं और आप कहीं और शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हदफ या ऑब्जेक्टिव एक ही है, लेकिन तवक्कुआत में इख्तिलाफ है, या किस कैंडिडेट को चूज़ किया जाए, इसमें इख्तिलाफ है। आफरीन, सबसे पहले ये आपके पास लेके आना चाहूँगी कि अगर ये लड़की के हवाले से ये बात हो रही है और उसको कहा जा रहा है कि गो फॉर कैंडिडेट ए व्हाइल शी वांट्स टू गो फॉर कैंडिडेट बी, किस तरह इसको हल किया करे वो? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रेफरेंस अगर कैंडिडेट ए पे है तो वो क्यों है। अगेन, sit with your parents and have a dialogue. Communication, I think, is a best approach for all the conflicts. चाहे वो जब तक आप नेविगेट नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि वो क्यों कह रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर रीजनिंग एंड देन यू पुट फॉरवर्ड कि आप कैंडिडेट बी के साथ क्यों ऑप्ट करना चाह रहे हैं। एंड मे बी कोई सिमिलैरिटीज नजर आ जाएं। और अच्छा, कई जगह देखने में आया ना कि पेरेंट्स बिल्कुल ही इनकारी हो जाते हैं कि नहीं, जब उस रास्ते जाना ही नहीं, हमें नहीं एक्सेप्टेबल है, तो हम उस कैंडिडेट से मिलना भी नहीं चाहते। तो उस हद तक कैसे आमादा किया जाए कि कम से कम देख तो लिया जाए या मिल तो लिया जाए? आई थिंक इसमें वही वाली बात आ जाती है कि आप उनको इनकरेज करें, टेल देम कि कैंडिडेट ए के साथ भी तो आपने एक डायलॉग रखा है, सो व्हाई नॉट कैंडिडेट बी, हैविंग अ लुक एट इट, going to the markets as well. हम अब कितनी चीज़ों को देखते हैं, but again you choose the right best fit thing for your own self. तो यहाँ पे मुज़ायका नहीं है, बेसिकली उनको ये कायल करना है। नवाज साहब, आपके पास आना चाहूँगी। इसी तरह अगर इख्तिलाफात की बात की जाए, एक यंग कपल थोड़ा वक्त लेना चाहता है एक दूसरे को समझने का, ज़िंदगी को स्टेबल करने का, लेकिन अगर फैमिली की तरफ से प्रेशर ये हो कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, हमें लगता है बेहतरीन ये है कि अब आपकी शादी हो गई है तो आप फ़ौरन घर गृहस्थी संभालें और अपनी फैमिली बनाएं, एक बच्चा पैदा करें। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये बड़ा पर्सनल किसी की बात है और आप बाकायदा वक्त लेना चाहते हैं, तो कैसे कायल करें बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि वो तो सुनना ही नहीं चाहते किसी की। देखिए, ये तो डिपेंड करता है ना कि जो फैमिली है वो इटसेल्फ कैसी फैमिली है। अगर वो बैलेंस फैमिली है तो जाहिर है कि वहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों की बात ना सुनी जाए। तो उस फैमिली में क्या होता है, जो बैलेंस होती है, तो वहाँ पेरेंट्स बच्चों की सुनते हैं, बच्चे पेरेंट्स की सुनते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं ना, जो ब्लड वाला इशू है वो यहाँ नजर आता है कि फिर वो दोनों मेंटेन करते हैं कि नहीं यार, हमें जो है अपने सिस्टम को मेंटेन करना है। तो बच्चे कभी भी जो है वो किसी और साइड नहीं जाते, इस तरह पेरेंट्स भी कभी बच्चों के मतलब ख्वाहिशात से हटके नहीं जाते। अच्छा, एक और जी फरमाइए। अब ये जो इशू होता है ना कि वो बिल्कुल जहाँ पे मफादात का टकराव हो, तो जो पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं फलां जगह शादी करके हमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसमें बच्चों से ज्यादा उनका बेनिफिट आ जाए, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये सोच जरूर होती है। रबाब, आपके पास लेके आना चाहूँगी। कई दफ़ा देखने में आया है कि जब रिश्ता तय होता है और शादी होती है तो ससुराल वालों का ये कहना होता है कि जी हमें लड़की के करियर से, उसके काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यही रवैये चेंज होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी दुनिया के सामने हम बुरे ना बने। हमने नहीं कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लड़की खुद ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए या बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखकर उसका करियर एक बैक स्टेप ले ले या वो उससे स्केल डाउन कर ले। ये तवक्को जो है, इसको कैसे नेविगेट किया जाए? देखिए, तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन इंसान को ये समझना होगा कि ये जो ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को जो गिफ्ट की है जी, ये उसकी अपनी एक ब्लेसिंग है और इसको किस तरीके से लेके चलना है, इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर एक लड़की अपने करियर को परस्यू करती है और अपने उस चीज़ को भी परस्यू करती है और साथ साथ वो कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की भी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करती है ताकि उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड और अगर आगे जाके बच्चे भी हों तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहती है, तो इसमें बेनिफिट एट द एंड किसका है? फैमिली का, उस
इंसान का। सो इंटेंशंस तो वही अचीव हो रही हैं जो बड़ों की हैं, ठीक है, वही एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं कि फ्लरिश करे फैमिली और वो ग्रो करें और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। लेकिन यहाँ पे कि वो बिल्कुल अपने उसको करियर को क्विट करके और फिर फैमिली को टाइम देना, खुद ये डिसीजन ले, इंसान को खुद ये चार्ज अपनी पर्सनैलिटी का लेना पड़ेगा। अगर वो इस ब्लेम गेम में रहेगा कि वो मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है और ये मुझसे ये चाहती है, तो फिर शायद चीजें जो हैं वो कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं आई आएंगी। वांट टू ब्रिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल बाउंड्रीज इन दिस कॉन्वर्सेशन एज वेल, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। हम चले दूसरों की केयर, टाइम, उनकी अटेंशन, इन चीज़ों को लेकर तो हम एक्सपेक्टेशंस लगाते ही हैं, लेकिन साथ साथ फैमिली की आपसे जुड़ी भी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि जी मेरा बेटा है तो वो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा, हमारी जो फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ हैं उनको उठाएगा। अगर उसकी बहनें हैं तो बहनों को उनकी शादी के बाद भी तोहफे तहाइफ देना, उसकी शादी करना, एक्सेट्रा सब करेगा। अब ये लड़का या ये मर्द अगर अपनी फैमिली भी रखता है, उसके अपने बच्चे और उसके अपनी बीवी भी है, तो अब यकीनन वो इन चीज़ों में बटा हुआ है। तो फाइनेंशियल बाउंड्रीज और फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस कैसे को मैनेज कैसे किया जाए? आफरीन, इफ आई वांट टू ब्रिंग दिस वन टू यू। So, talking about financial boundaries, it's very important कि वो जो आप एक्सपेंडिचर एक अपने बेटे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बेटे को भी पता होना चाहिए कि अगर the family is dependent, so he needs to make sure कि उसके expenditures and the budgeting is done in the right way, because अगर वो balance रहेगा तो ही both the ways मिसाल है on ना the कि both बहन की शादी कर दी, चलें उस वक्त आपने बहुत खर्चा भी किया, अब हर साल एक्सपेक्टेशन है कि ईद पे बहन को अच्छी ईदी दी जाए, उसके ससुराल वालों को तोहफे दिए जाएं, कैसे मैनेज किया जाए इस एक्सपेक्टेशन को? आई थिंक यहाँ पे चेंज मेकर भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विद ग्रोइंग एक्सपेंसेस एंड विद द राइज ऑफ स्पार्क इन एवरीथिंग, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू काउंसल योर पेरेंट्स एट द सेम टाइम। अच्छा जी, इसी चीज़ को आखिरी जो इसका नुक्ता है वो ये होगा नवाज साहब के खातून से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हस्बैंड अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में हो तो उसको हर तरह से मदद की जाए, और ये एक बहुत बड़ा कंटेक्चुअस पॉइंट है कि मिसाल के तौर पे आपका हस्बैंड बिटवीन जॉब्स है, उसकी जॉब छूट गई है, तो खातून से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो घर की माली जिम्मेदारियां उठा ले। कई लोग इससे घबराते हैं, समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मफरूज़े भी हैं सोसाइटी में कि अगर मर्द को बिठाकर खिलाने की आदत डाल दी तो वो कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ख़वातीन को कैसे गाइड करेंगे, उनको कैसे लेके चलना चाहिए इस मामले को? देखिए, ये मफरूज़ा नहीं है, ये बिल्कुल थ्योरी है और ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ। इसमें 95% डेटा आपको ऐसे ही मिलेगा। सही। देखिए, खानदान में मर्द हुई औरत दोनों की जिम्मेदारियां हैं। ये तो नहीं हो सकते ना कि आप कोई भी जिम्मेदारी किसी एक पे डाल दें। हाँ। तो चाहे अगर मर्द अगर कहीं किसी साइड पे जो है वो वीक है तो ठीक है, अगर खातून ने अर्निंग कर ली है तो वो वहां से सपोर्ट कर ले तो मर्द दूसरी जिम्मेदारी निभाए। तो ये चीजें जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तो चीजों को आप मतलब कि एक खुशहाल जिंदगी की तरफ नहीं जा सकते। एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ और ये शेयरिंग एक करनी वक्ती पड़ेगी। सोल्यूशन तो हो सकता है। देखिए, नागहानी आफत, इमरजेंसी किसी पे भी आ सकती है, या आपकी जॉब छूट सकती है, लेकिन जो पैटर्न्स आपको लग रहा है कि साल से चल रहे हैं और हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, 4 साल गुजर गए, वो शख्स ना तो कहीं नौकरी टिक के करता है या उसको नौकरी पसंद नहीं आ रही है, दैट्स व्हेन यू नीड टू पुल अप द सॉक्स और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को आपको मलूज़े खातिर रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी। ये बहुत सारी आज तवक्कुआत का यहाँ पे जिक्र हुआ। मैं आफरीन का, डॉक्टर नवाज का और अब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने का। इंशाल्लाह ताला कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। सबसे बढ़कर ये कि दूसरों की तवक्कुआत में अपने आप से जो आप खुद तवक्को रखते हैं, जो अपने लिए आप ख्वाब रखते हैं, उनको निगलेक्ट ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।